नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक खबर बड़ी तेज है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच रिश्ता कुछ तल्ख है। उत्तर प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेताओं के बीच रिश्ता कुछ तल्ख है और अब की खबर फिर से एक बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन दोनों के बीच तल्खी बढ़ने, दूरी बढ़ने के मामले से जुड़ी हुई है। इसके क्या सियासी मायने हैं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े आयोजनों, कैबिनेट की बैठक जैसे एक बड़े अहम मौकों पर उप मुख्यमंत्री प्रदेश के इन तस्वीरों से गायब हैं? क्या बीजेपी के उत्तर प्रदेश इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या अब केशव प्रसाद मौर्य कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सभी ओबीसी नेताओं को इस कदर कमजोर करती जा रही है या हाशिए पर ढकेल चुकी है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भारी पड़ सकता है, बड़ा भुगतना पड़ सकता है? इसकी वजह क्या है? इसको लेकर के आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आपका 4 पीएम पर। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आज इस बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश में किस करवट सियासत चल रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी की। बातचीत शुरू करने के पहले आइए 6 साल पहले इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। 6 साल पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की पूर्ण बहुमत सरकार के बाद दो दो झटके लगने के बाद बिहार हारने 2015 में और दिल्ली हारने 2015 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद संजीदगी से काम कर रही थी। बीजेपी को जितनी शिद्दत से इस स्लोगन का, इस पूरे समीकरण का पता था, उस पर बीजेपी काम कर रही थी कि लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। तो लखनऊ पर कब्जा करने की बीजेपी की रणनीति काफी तेज चल रही थी। 17 का चुनाव सामने था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे उन दिनों अखिलेश यादव, जो अपने काम बोलता है के स्लोगन के साथ अपने काम पर वोट मांगने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कुछ और मूड बना चुकी थी। इस मूड को भांपते हुए ये सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है और यूपी के दो लड़के इस स्लोगन के साथ फिर से इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आते हैं। और बीजेपी जो अंदर अंदर 2015 की बिहार की हार के बाद से लगातार एक कोशिश कर रही थी, वो ओबीसी और एससी वोटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश थी। 14 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सपने पाल कर दिल्ली की तरफ चल रहे थे, तो चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी ने यह कहना शुरू कर दिया था कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। वही नरेंद्र मोदी जो 2023 में अब कहते हैं, जब जाति जनगणना का सवाल सामने आ गया तो कहते हैं गरीब और अमीर केवल एक ही जाति होती है इस देश में, दूसरी कोई जाति नहीं। लेकिन खुद ओबीसी मां का बेटा खुद नरेंद्र मोदी ने बताया, और तो और 2019 के चुनाव तक जाते जाते अति पिछड़ी मां का बेटा भी बोला। बहरहाल लौटते हैं यूपी की तरफ। बीजेपी यूपी के लिए एक अलग रणनीति बना रही थी, जैसे उसने हरियाणा के लिए एक रणनीति बनाई कि सबसे मजबूत वहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर किसी से मिल रही है तो वो जाटों से। मुसलमानों को बीजेपी ने वैसे ही राजनीतिक अछूत बना दिया था। लंबे समय से बीजेपी की राजनीति रही है, वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। बड़े चुनाव में, छोटे चुनाव में भी बहुत अपवाद में कहीं मिल जाएंगे। उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्योंकि वो हिंदूवादी पार्टी है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये देखा कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों में, क्षेत्रीय राजनीति में कौन ताकतवर है, जिसे खरीदा, जिसे डराया और जिसे झुकाया नहीं जा सकता। उन उन लोगों को चिन्हित करके, उन तबकों, उन जातियों को चिन्हित करके बाकी सभी जातियों को अपनी तरफ गोलबंद करने की आरएसएस और बीजेपी की रणनीति काम करने लगी। ये वही बीजेपी है जो जातियों के हक की बात जब आए तो कहने लगती है कि ये जातिवाद कर रहे हैं। और खुद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लेकर के कई राज्यों में, हरियाणा में, बिहार में
कई राज्यों में जहां-जहां जातीय चेतना मजबूत है, राजनीतिक सजगता मजबूत है, वहां बीजेपी ने जातियों के सम्मेलन करने शुरू कर दिए। 200 से ज्यादा जातिगत सम्मेलन बिहार केवल यूपी में हुए 2017 के चुनाव के पहले। और ओबीसी की तमाम जातियों के सामने यादव को यूपी और बिहार में विलन बनाकर पेश कर दिया गया, क्योंकि वो सांप्रदायिक एजेंडे के सामने चुनौती थे, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। तो उनको भ्रष्टाचारी, चोर, गुंडे और ओबीसी का हक लूट लेने वाले सब कुछ कह के घोषित कर दिया गया, विलन। हरियाणा में जाटों को विलेन बना दिया, राजस्थान में मीणाओं को विलेन बना दिया, यूपी के दलितों को, जाटवों को विलेन बना दिया, बाकी को दलित को ये कहा कि सारा दलितों का वोट जाटवों ने ले लिया, हक जातियों ने ले लिया, आओ सब मिलकर बीजेपी की तरफ, हम आपको आपका हक दिलाएंगे। और इस एजेंडे में, इस घोर जातिवादी एजेंडे में जो लगाम सौंपी गई बीजेपी यूपी की तरफ से, उस लगाम की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में थी। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पूरे प्रदेश में उनको इस तरह से प्रचारित किया गया कि अगर 2017 के चुनाव में बीजेपी जीतती है तो ओबीसी के चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम बनेंगे। चुनाव बीजेपी जीत जाती है अपने कट्टर हिंदू मिजाज के साथ, आरएसएस के प्रति पूरी निष्ठा, समर्पण भाव के साथ। केशव प्रसाद मौर्य की अपनी मेहनत के बाद उन्हें अब कोई शक और शुबहा नहीं रह गया था कि अब वो मुख्यमंत्री पद और उनके बीच में कोई बाधा भी है। वो तो अपने घर में हवन कराने चले गए, तैयारी कर रहे थे कि शपथ लेनी है, और बीच में खेल हो गया। और वो खेल किया किसने? उनके नाम पर सहमति न बनने के बाद एक पढ़े लिखे चेहरे के रूप में मनोज सिन्हा का नाम आगे किया गया। उस पर भी सहमति न बनने के बाद जाने किस दबाव में रिबन का चश्मा पहना एक मुंडन कराया हुआ शख्स, जो भगवा वस्त्रधारी गोरखपुर के मठ से चलता है, जिसकी पूरी छवि 2017 के पहले केवल विवादित बयान देने की, कट्टर हिंदुवादी बात करने की, और जो आरएसएस का सदस्य भी नहीं था, उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया गया। ये किसी सदमे से कम नहीं था केशव प्रसाद मौर्य के लिए। और ये टीज तब से चली आ रही है। मेहनत की हमने, अपने समाज को हमने ये समझाया कि हे ओबीसी समाज के लोगों, यादव तुम्हारे दुश्मन हैं। हमने उस एजेंडे को लागू किया कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। ना ना, माफी, 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए। हमने पूरे ओबीसी समाज को समझाया कि चलो ओबीसी समाज के लोगों, बीजेपी को वोट दो। अब सपा बसपा से तुम्हारा कोई हित नहीं साधने वाला। ये लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, सब बीजेपी की तरफ आ गए। और जब मुख्यमंत्री पद पर बैठना हुआ तो मुख्यमंत्री पद किसे मिला? अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप ज्यादा कसर मसर कर नहीं सकते, क्योंकि उनके यहां कथित तौर का अनुशासन इतना ताकतवर है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो शंकर सिंह वाघेला आपको याद है, अगर आप ज्यादा टस मस किए तो खुद कल्याण सिंह याद है, मरहूम कल्याण सिंह जी, राम मंदिर आंदोलन, बाबरी मस्जिद विध्वंस, कार सेवा, गोली चलाना, उनके सामने एक ऐसा चेहरा ओबीसी समाज का, कल्याण सिंह, उनको क्या बीजेपी ने किया? ये बात केशव प्रसाद मौर्य भूल गए थे शायद। उमा भारती, उस कट्टर हिंदू चेहरे की दूसरी चेहरे, दोनों ओबीसी, कल्याण सिंह ओबीसी, उमा भारती ओबीसी। आज उमा भारती कहां खड़ी हैं? उमा भारती मध्य प्रदेश की सीएम रही। क्या हश्र हुआ उसके बाद? केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि ये सब कुछ हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन जब शपथ ग्रहण था तो उसी अनुशासन का पाठ पढ़ने के बाद, नागपुर और दिल्ली से फोन आने के बाद, चुपचाप, चुप मुख्यमंत्री, नहीं नहीं माफी, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि चुप मुख्यमंत्री तो केवल ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री पद पर संतुष्ट होकर केशव प्रसाद मौर्य को चुप कर दिया गया। मुख्यमंत्री के कार्यालय के बगल में उप मुख्यमंत्री का कार्यालय बनता है। उनको एक अहम विभाग पीडब्ल्यूडी भी दिया जाता है। ये कहा गया कि अगर चुपचाप यहाँ नहीं जाओगे तो मार्गदर्शन मंडल भी हमारे यहाँ होता है। तो वहां बहुत दिनों से कोई नई एंट्री नहीं हुई है। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए 2017 में चुपचाप
उप मुख्यमंत्री का पद लेकर केशव प्रसाद मौर्य काम करना शुरू करते हैं। एक दिन तख्ती उन्होंने अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने एक बड़ी सी तख्ती अपने नाम की लगा ली। मुख्यमंत्री कार्यालय को पता चला, बड़ी बेरहमी से उस तख्ती को उतार दिया गया, यह सबक दिलाते हुए कि उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं रहिए। निजी सचिव, निजी स्टाफ रखने की बात आई, तो भी पता ये चला सरगर्मियां और लखनऊ के सियासी हलकों में यह खबर तब से नाच रही है। दखल मुख्यमंत्री कार्यालय का इतना रहा कि उप मुख्यमंत्री चुप रहे। और तो और बात आगे बढ़ती चली गई, कुछ न कुछ कश्मकाहट सामने आती दिखी। कभी उनके मंत्रालय पर जांच बैठ जाए, कभी उनकी बात अधिकारी न सुने, कभी उनको किनारे लगा दिया जाए, कभी उनकी बात को वो तवज्जो न मिले। साढ़े 4 साल के बाद चुनाव सामने थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच खाइयां बढ़ती जा रही थीं। फिर से नागपुर से फ़ोन आया होगा, फिर से दिल्ली से फ़ोन आया होगा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट, जो अमूमन अपने तेवर में किसी के सामने झुकते नहीं महसूस होते, वो फ़ोन एक बार शायद उनके पास भी आया होगा। लखनऊ में बैठकें हुई होंगी, वापस वो जा कर के उनके घर केशव प्रसाद मौर्य के जाते हैं और 100 मीटर की दूरी, 100 फुट की दूरी जो भी रही हो, साढ़े 4 साल लग गए, मीडिया में खबर चलने लगी। फिर से उन्हें यह समझाया गया कि अब की चुनाव में 22 के चुनाव में फिर से लग जाइए, सरकार बनेगी तो आपका ख्याल रखा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार में ये कहते पाए गए कि इस बार हम की मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के कमल छाप चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव होता है, फिर से बीजेपी जीतती है और फिर से जीतने के बाद सेहरा योगी आदित्यनाथ के माथे पर बांधा जाता है और उप मुख्यमंत्री ऐसी ऐसा दिन उन्होंने कभी सोचा नहीं रहा होगा, खुद अपनी विधानसभा से रातों से चुनाव हार जाते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से अपना दल कमेरावादी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य को उनके घर में जाकर बुरी तरह चुनाव हरा देती हैं। लखनऊ की गलियों में तो खबर यह भी है, मुख्यमंत्री कार्यालय इसमें भी शामिल है। पता नहीं हकीकत क्या है। फिर सब कुछ शांत हो गया, उप मुख्यमंत्री का सेहरा फिर बांध दिया गया केशव प्रसाद मौर्य के माथे पर, फिर से सब चलने लगा। लेकिन अब इस समय फिर से खटपट के बाद वो सामने आ गई बात कि अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई। इतनी बड़ी बैठक, इतना बड़ा इवेंट, जिस अयोध्या के लेकर के केशव प्रसाद मौर्य दिन रात भाषण में घोर हिंदू, कट्टर हिंदू, जय श्री राम तेज से बोलकर, योगी आदित्यनाथ जितना तेज बोलते होंगे उससे कई गुना तेज बोलते होंगे केशव प्रसाद मौर्य, जय श्री राम। और जब अयोध्या में बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होने के बाद भी तस्वीरों से गायब दिखे। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएम अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ के बगल में पूरे तस्वीर पूरे इवेंट में छाए रहे। सियासी गलियारों में चर्चा तेज होने लगी, क्या बीजेपी अपने ओबीसी नेताओं को किनारे कर रही है क्या? क्या ओबीसी वोट लेकर के अजय सिंह बिष्ट और ब्रजेश पाठक की जोड़ी किस दिशा में यूपी बीजेपी को दिखा रही है? असल में मैसेज क्लियर था, वोट चाहिए था तो आपके सर पर सेहरा था। वोट मिलने के बाद जो ओहदा है वो आपका इतना कमजोर हो गया और कुछ लोग तो तंज में कहते हैं, उन्हें सोफे मिलते हैं, कुर्सियां मिलती हैं। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी जाति के हैं, ओबीसी बिरादरी में आते हैं, स्टूल मिला। अखिलेश यादव से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक लगातार उनके स्टूल पर तंज करते रहे। वो बेचारे बचाव भी करते हैं, वो बहुत जोर से जय श्री राम बोलते हैं। फिर भी 2014 में आजादी पाई हुई कंगना रनौत की फिल्म तेजस जब एक इवेंट बनाकर लखनऊ में दिखाई गई, फिर से मुख्यमंत्री के बगल में उप मुख्यमंत्री दिखे, लेकिन चुप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिखे। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है, थे तो लखनऊ में, लेकिन अयोध्या की बैठक में शामिल होने के लिए दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भोपाल से रैली छोड़कर आ सकते हैं, तो जो लखनऊ में है वो क्यों उसमें शामिल नहीं हुआ? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है, और वो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ओबीसी को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी के सामने
चेहरा थे ओबीसी के, कल्याण सिंह। क्या किया बीजेपी ने उनका, इतिहास में सब दर्ज है। बीजेपी के लिए ओबीसी के बड़े चेहरा थी उमा भारती, क्या किया बीजेपी ने, सामने दर्ज है। और अब आइए ताजा तस्वीरों पर देखिए, कुछ चलती नहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। उन्हें एक काम दो काम के लिए लगा रखा गया। अखिलेश यादव के खिलाफ जब कभी आग उगलना होगा, सदन से लेकर बाहर, यह जिम्मेदारी कौन निभाएगा? केशव प्रसाद मौर्य। सदन में सैफई से लेकर मुलायम सिंह पर तंज करना होगा, जिम्मेदारी कौन निभाएगा? केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव के खिलाफ बुलवाना होगा तो उनकी तरफ से तोड़कर बीजेपी की तरफ कौन शामिल कराया जाएगा? ओम प्रकाश राजभर। जाति जनगणना में दिक्कत है, समस्या है, इसकी बुराई किससे करवाई जाएगी? संजय निषाद जी से। और जब हक देने की बात आएगी, संजय निषाद जी सियासी गलियारों में नाराज बताए जाते हैं। उनको रिजर्वेशन देने का वादा अमित शाह ने किया था, नहीं मिला। समाज पूछता है तो केवल एक मत से मंत्रालय और एक आयोग दिखाते हैं। कब तक उनके लोग उसी पर खुश होकर के उन्हें अपना नेता मानेंगे? बेचारे नाराज हैं संजय निषाद, लेकिन उनको भी शायद कोई नागपुर से तो फोन शायद संजय निषाद को तो नहीं जा पाता होगा, ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली से आ जाता होगा, लेकिन ये लोग किस बात में डर कर चुप कर दिए जाते हैं? एक मार्गदर्शक मंडल यूपी में भी तो है। संजय निषाद ओबीसी तबके से आते हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, मान्यवर कांशीराम की सियासी नर्सरी की पैदाइश हैं। क्या हश्र किया है बीजेपी ने? ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के साथ जो इम्तिहान की घड़ी अनवरत लंबी खिंचती चली आ रही है, इसको लेकर के आपके सामने यह कहानी स्पष्ट है। ऐसा कैसा इम्तिहान की शपथ लेने के पहले इम्तिहान ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये ओबीसी नेता हैं, जो मान्यवर कांशीराम की पैदाइश से हैं, जिन्होंने ओबीसी समाज का वोट दिलवाया है। ओम प्रकाश राजभर एक जमीनी नेता है, संजय निषाद एक जमीनी नेता है, केशव प्रसाद मौर्य एक जमीनी नेता है, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल जैसी एक शानदार सामाजिक न्याय की विरासत के नेता है। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये दारा सिंह चौहान बेचारे चुनाव भी हार गए, दिल्ली का दबाव भी पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। क्या ओबीसी को लेकर बीजेपी की राजनीति यही है? क्योंकि असल में यूपी बीजेपी अब पूरी तरह से ब्रजेश पाठक, अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ और कुछ और लोगों की गिरफ्त में पूरी तरह जा चुकी है। और ओबीसी नेताओं को जो मिल रहा है, उसका नमूना, उसका उदाहरण ये सारे नेताओं की फहरिस्त है। ये सारे नेता जाति जनगणना का समर्थन करेंगे, ये सारे नेता मंडल कमीशन का समर्थन करेंगे, ये सारे नेता ओबीसी आरक्षण का समर्थन करेंगे, लेकिन चुप रहते हैं। न तो ओम प्रकाश राजभर अब बोल पाएंगे, न दारा सिंह चौहान बोल पाते हैं, न संजय निषाद नाराजगी बहुत दूर तक रख पाते हैं, चुप हो जाना पड़ता है। केशव प्रसाद मौर्य आज नाराज हैं, किसी इवेंट में नहीं दिख रहे, लेकिन एक फोन आएगा दिल्ली से, एक फोन आएगा नागपुर से, ये सारे नेता खामोश होकर चुपचाप मंदिर मिशन में लग जाएंगे। 22 जनवरी के पहले सबसे जोर से सुनाई देने वाली आवाजों में इन्हीं ओबीसी और दलित नेताओं की आवाजें होंगी। इनको फिर से मार्गदर्शक मंडल का डर दिखाकर, इनको फिर से ईडी सीबीआई का डर दिखाकर चुप कर दिया जाएगा और ये फिर से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मंत्रिमंडल की बैठकों में नजर आने लगेंगे, चुपचाप बीजेपी को बढ़ाने में आगे लग जाएंगे। समाज को भले कुछ मिले ना मिले, खुद को तो मिल रहा है। ये नाराजगी कितनी दूर तक जाएगी, इसका विश्लेषण आप भी करिए। मगर मेरी टिप्पणी इस बात की है कि जो बीजेपी, उसके प्रधानमंत्री जो आज भी ये दावा करते हैं कि एक ही जाति होती है, वो केवल गरीब और अमीर की, उसके नेता चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, सारे नेता जो यूपी बीजेपी के हैं, वो सारे जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। इनको ये दो काम दिए गए हैं, सपा बसपा के खिलाफ जहर उगलो और जोर से जय श्री राम बोलो, अपनी जाति का वोट बीजेपी को दिलाओ। दुश्मन किसे बनाओ,
उन्हीं के अपने लोगों को। जैसे ओबीसी में दुश्मन किसको बनाओ? यादव को। बिहार का शुक्रिया कहिए कि बिहार ने एक एक आंकड़ा दे दिया कि 14.63% यादव की आबादी और सरकारी नौकरी में 1.55%। क्या केशव प्रसाद मौर्य को वह लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर देनी चाहिए जिसमें 86 में 56 एसडीएम यादव बने थे? क्योंकि असल में वो झूठ था। वो झूठ जिसमें विलेन यादव को बनाया गया ताकि मौर्य वोट उधर से आए, अनुप्रिया पटेल की तरफ से पटेल वोट आए, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अब राजभर का भी वोट ले लिया जाए, दारा सिंह चौहान अब चौहानों का वोट लेकर के आ जाए, संजय निषाद निषादों का वोट लेकर के आ जाए। इन सारे लोगों को इस काम पर लगा दिया गया है और इनकी हैसियत केवल इतनी है कि हैं उप मुख्यमंत्री मगर हैं चुप मुख्यमंत्री। स्टूल भी अब नहीं मिल रहा, अब कुर्सी भी नहीं मिल रही। बिना उप मुख्यमंत्री के भी कैबिनेट की बैठक पूरी शान और शौकत से चल रही है। बीजेपी असल में जातिवाद जो करती है, वो ऐसे करती है। मैं कई मामलों में यूपी बीजेपी को एक नज़ीर की तरह देखता हूँ। वो नज़ीर जो असल में दिखाती है कि जब धर्म का राज बनेगा, जब राम राज्य बनेगा, तो बीजेपी कैसे राज करेगी, ये यूपी से सीखिए और उसमें ओबीसी की जगह कहाँ होगी, दलितों की जगह कहाँ होगी। जो बीजेपी में चले गए उनको एक तो रोज अपनी बीजेपी भक्ति साबित करनी है, रोज अपनी निष्ठा साबित करनी है, जोर से जय श्री राम बोलना है और मिलेगा क्या? नाराजगी। और वो भी कब तक? जब तक नागपुर या दिल्ली से एक फोन ना आ जाए। और इसके आगे आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस विश्लेषण पर आपकी टिप्पणी क्या है इसे बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।